आज हम भारत में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत को मिल रहे वैश्विक समर्थन और रूस यूक्रेन शांति वार्ता में हो रही प्रगति पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। रूस यूक्रेन शांति समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। 3 घंटे चली बातचीत। क्रेमलिन ने बातचीत को बताया सकारात्मक और उपयोगी। शांति वार्ता के बीच कार बम धमाके में पुतिन के जनरल की हत्या। रूस ने बम विस्फोट को बताया आतंकी घटना। रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में हुए ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत। भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की दुनिया भर के नेताओं ने की निंदा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात कर जताया अपना समर्थन। अमेरिका ने कहा हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में देंगे साथ। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने इजराइल और जॉर्डन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का रखा प्रस्ताव। अमेरिकी सांसद से पिछले हफ्ते मुलाकात के बाद लिया फैसला। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत को दुनिया भर का समर्थन मिल रहा है। तमाम देश भारत के प्रधानमंत्री को फोन कर रहे हैं, अपना समर्थन जता रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत के साथ दुनिया की शक्तियां खड़ी दिख रही हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इटली की पीएम मेलोनी समेत दुनिया के दिग्गजों ने इस आतंकी हमले की निंदा की, तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, इजराइल के पीएम नेतन्याहू और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी सहित कई विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से बात भी की। ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम के संदिग्धों पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए हमले में शामिल 2 आतंकवादियों के मकान को उड़ा दिया। पुलवामा की त्राल इलाके में आशिफ शेख और अनंतनाग के बिजबहारा इलाके में आदिल ठोकर के मकान को नियंत्रित विस्फोटकों के जरिए गिराया गया। दोनों व्यक्तियों पर वेस्टर्न पहलगाम आतंकी हमले में भूमिका निभाने का आरोप है। दुनिया भर के तमाम मीडिया ने पहलगाम आतंकी हमले को प्रमुखता से जगह दी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट चौंकाने वाली रही। दरअसल अखबार ने इसे आतंकी हमला न कहकर इसे विद्रोहियों का हमला बताया, जिस पर अमेरिकी सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को फटकार लगाते हुए इसे एक सीधा आतंकी हमला करार दिया। अमेरिका ने सोशल मीडिया पर न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन में सुधार करते हुए पोस्ट भी साझा किया। बहरहाल आतंकी हमले के बाद से भारत को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। सभी बड़े देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाते हुए आतंक के खिलाफ लड़ाई में सहयोग का वादा किया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इटली के पूर्ण समर्थन की बात दोहराई। पीएम मोदी ने भी उनके समर्थन और आतंक के खिलाफ स्पष्ट संदेश की सराहना की। मेलोनी के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी पीएम मोदी से बात की। उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताते हुए कहा कि फ्रांस और उसके सहयोगी आतंकवाद के खिलाफ जहां भी जरूरत होगी लड़ाई जारी रखेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पहलगाम आतंकी हमले को विभत्स घटना करार दिया। स्टारमर ने ब्रिटिश नागरिकों की तरफ से अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए आपसी संपर्क में रहने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन इस दुखद घड़ी में भारत के लोगों के साथ खड़ा है। उधर ब्रिटिश संसद में भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मामला गूंजा। सिख सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी और ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए इसे कायरतापूर्ण, भयंकर और चौंकाने वाला आतंकी हमला करार दिया। बहरहाल पहलगाम हमले के बाद सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपने अपने राज्यों में सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उनकी शीघ्र पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा। दरअसल पहलगाम में पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी में हुई 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत ने जो सख्त कदम उठाने की घोषणा की है, उसका मतलब साफ है कि अगर आतंक के रास्ते भारत को अस्थिर करने का प्रयास होता रहा तो उसके नतीजे भी उन्हें ही भुगतने होंगे।
इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपके सामने हम यही रख रहे हैं कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह का वैश्विक समर्थन मिल रहा है वो अभूतपूर्व है अपने आप में। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक, भारत का आज जो वैश्विक समुदाय में जो स्थिति है, जो हमारा स्टेचर है और जिस तरीके से हमारी विदेश नीति की सफलता रही है, उसमें विश्व के अधिकांश राष्ट्र आज हमारे साथ खड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि यह घटना इतनी जघन्य था, ये जिस तरीके का जघन्य अपराध था और जिस तरीके से विश्व में आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, उसके अंतर्गत विश्व के अधिकांश राष्ट्र इस जघन्य घटना का विरोध कर रहे हैं और भारत के साथ खड़े हैं। वो अपने भारत को समर्थन दे रहे हैं और भारत की जनता के साथ सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं, उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं जिनके परिवारजनों को हमने इस घटना में खोया है। आलोक जी, जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, इससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरने में कितनी बड़ी सफलता मिलेगी भारत को? देखिए, इसमें काफी सफलता मिलेगी। यहां तक कि जो राष्ट्र परंपरागत पाकिस्तान के समर्थक रहे हैं, उन्होंने भी इस घटना पर दुख जताया है, जैसे चीन हो या अन्य खाड़ी के राष्ट्र हों, उन्होंने दिखाया है। और हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां अगर उसको इन राष्ट्रों का समर्थन ना मिले तो वो आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाए। आलोक जी, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे पाकिस्तान को वो कौन कौन से कदम हो सकते हैं भारत की ओर से, क्योंकि भारत को वैश्विक समर्थन मिल रहा है, और पाकिस्तान को हाशिए पर किया जाए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के मुद्दे पर, वो कौन कौन से कदम हो सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो यह है कि हमें दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंक का समर्थन करता आया है, चाहे मुंबई हो या उससे पहले हो, उसके बाद हो। और इसके लिए जो भी हमें सबूत दुनिया के सामने और वैश्विक समुदाय के सामने रखने होंगे, वो रखने पड़ेंगे। साथ ही साथ इस घटना का पाकिस्तान से क्या लिंक है और इससे पहले किस तरीके से पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने अपने भड़काऊ भाषण दिए हैं और किस तरीके की उनकी विचारधारा रही है, यह दुनिया को दिखलाना होगा। साथ ही साथ दुनिया को यह भी दिखलाना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है एक आतंकवाद की खान बन चुका है, जहां से कि आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, आतंक की नर्सरी बन चुका है, जहां से लोग जो हैं दुनिया में जा रहे हैं आतंकवादी जो है, और इनको किस तरीके से हमें इनसे डील करना है, क्या करना है, और किस तरीके से विश्व को, जिसे आतंक का अगर खात्मा करना है तो पाकिस्तान जैसे राष्ट्र जो कि आतंक का समय समय पर समर्थन करते आए हैं, उनका विरोध करना पड़ेगा और उनकी सरकारों के रवैये को बदलना पड़ेगा, उनके ऊपर दबाव डालना पड़ेगा कि वो आतंक को किसी भी तरीके से कोई समर्थन ना दे। आलोक जी, इस सब के बीच जिस तरह से अमेरिका की ओर से समर्थन मिला है, प्रेसिडेंट ट्रंप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया, उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर लिखा इस आतंकवाद को लेकर के। इस सब के बीच जो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट थी, उसको लेकर भी अमेरिका ने काफ़ी वहाँ पर कड़ा कदम उसको लेकर के उठाया। इस सब पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप के प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे संबंध रहे हैं और अभी भी हैं, और अमेरिका आज ये जानता है कि जिस तरीके के व्यापारिक युद्ध वो आज राष्ट्रपति ट्रंप के शासनकाल में चल रहे हैं, उसमें भारत की एक अहम भूमिका होने वाली है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पिछले राष्ट्रपति शासन में भी उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों के खिलाफ वीजा रोकने की मुहिम चलाई थी, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंक को मदद दे रहा है। तो इसमें हमें जरा भी शक नहीं है कि इस युद्ध में आतंक के खिलाफ अमेरिका हमारा पूरा समर्थन देगा। और यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस वक्त यह आतंक की घटना हुई, उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में थे, और इस घटना को अंजाम देने के पीछे आईएसआई और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों का एक प्रमुख कारण यह भी था कि वो ऐसा दौर था जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में थे और भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे। आलोक जी, चीन को लेकर के कई लोगों को ये लगता है कि चीन, जब इस तरह का मामला आता है तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि चीन की ओर से निंदा भी की गई इस घटना की। चीन के रुख को लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे? और हाल के दिनों में हमने देखा है कि भारत और चीन के संबंधों में कुछ जो बर्फ है वो पिघली भी है, क्या कुछ आप कहेंगे?
देखिए, चीन इस वक्त चाह रहा है कि भारत से उसके संबंध बेहतर हों, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में हमारे संबंध काफी बेहतर हो गए थे, जब तक कि डोकलम और गलवान जैसी घटनाओं के बाद वो संबंध खराब नहीं। तो अब चीन चाह रहा है कि वो संबंध दोबारा सुधरें और भारत और चीन के बीच में अच्छे संबंध हो। दोनों एशिया के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके बीच संबंध बेहतर होने चाहिए। और हमने पहले भी देखा है, ऐसा नहीं है कि चीन पहली बार कर रहा है। अगर आपको कारगिल का जमाना याद हो तो तब भी चीन ने भारत का पाकिस्तान का विरोध किया था, कारगिल में जिस तरीके की घुसपैठ हुई थी। और यही बात अच्छी है कि इस बार भी चीन ने जो है इस घटना में भारत के साथ पूरी संवेदना व्यक्त की है। और मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि भारत जो भी कदम उठाएगा, चीन उसमें अगर भारत का समर्थन नहीं करेगा तो भारत का विरोध भी नहीं करेगा। आलोक जी, इसके अलावा अरब देशों की हम बात करें, जब ये घटना घटी थी प्रधानमंत्री उस वक्त सऊदी अरब में थे और हमने देखा कि वहाँ पर सऊदी अरब की ओर से भी इस घटना की निंदा की गई और भारत के जो अरब के मुल्क हैं उनसे काफ़ी अच्छे संबंध हैं अरब देशों को लेकर के, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा ये लगते रहा है कि उसको कुछ थोड़ा बहुत जो समर्थन है वो अरब देशों से मिल सकता है। इस पर क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा का जो भंडारण है उसका एक बहुत बड़ा स्रोत रेमिटेंसेस है, जो विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी भेजते हैं। और जो ये रेमिटेंसेस आते हैं उसमें करीब करीब 50% इन दो मुल्कों से आता है, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से। अगर ये पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कोई भी कठोर कदम उठाते हैं तो ये रेमिटेंसेस सूख जाते हैं। साथ ही साथ सऊदी अरब के करीब 4.5 बिलियन डॉलर्स करीब पाकिस्तान की बैंक में डिपॉजिटेड है। संयुक्त अरब अमीरात के भी करीब 2 बिलियन डॉलर जमा है। और इन्हीं जमा पूंजियों के मद्देनजर IMF ने पाकिस्तान को जो कर्ज दिया है वो दिया है। इसके अलावा सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 2 बिलियन डॉलर की ऑयल फैसिलिटी दी है, जिसके कारण पाकिस्तान उधार पर तेल खरीद पा रहा है। अगर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात थोड़े अपने नजरें और तेज कर दें तो पाकिस्तान तो दिवालिया होने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये देश सिर्फ अपना पैसा इनके बैंक से निकाल ले और इनको उधार पर तेल देना बंद कर दें तो पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा का तो बिल्कुल अभाव हो जाएगा और फिर वही स्थिति हो जाएगी जैसी आज से कुछ समय पूर्व थी। और ये दोनों देश भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, अच्छे संबंध है हमारे, बहुत अच्छे संबंध हैं। और मुझे लगता है, हो सकता है अभी ना करें पर आगे चलकर ये पाकिस्तान पर पूरा दबाव बनाएंगे। और जो इस वक्त पाकिस्तान में एक कट्टरपंथी जनरल जो सेना की कमान संभाले हुए हैं, विशेषकर उसके ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि वो उसको या तो सत्ता से हटाया जाए या उसकी जो नीतियां हैं उसके ऊपर एक अंकुश लगाया जाए। आलोक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उससे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। अरे अपने मन को बोल, म्यूचुअल फंड्स टिके रहने का गेम है। मतलब SIP चालू रखूं? सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, दूर की सोचेगा और डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में ट्रंप प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूत
स्टीव विटकॉफ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लगभग 3 घंटों तक बातचीत की। क्रेमलिन ने इस बातचीत को सकारात्मक और उपयोगी बताया। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के एक मेयर ने भी कुछ नरमी के संकेत दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही शांति समझौते को लेकर कुछ सकारात्मक खबर आ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब के रास्ते शुरू हुई यूक्रेन शांति वार्ता काफी जद्दोजहद के बाद अहम पड़ाव पर खड़ी है। हाल के दिनों में कई दौर की चर्चा के बाद अब रास्ता निकलता दिख रहा है। इसी सिलसिले में ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ की रूसी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि इससे पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी संघर्ष के समाधान के लिए शांति समझौते पर पहुंचने की बात कही थी, लेकिन सौदे के कुछ प्रावधानों पर फिर से विचार करने का सुझाव भी दे दिया। हालांकि शांति का रास्ता निकालने से पहले ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से रूस पर और दबाव बनाने का आग्रह किया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस पर अपर्याप्त दबाव उन्हें ऐसी मिसाइलों और अन्य हथियारों को आयात करने और उसे यूरोप में इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। इस बीच बदलते घटनाक्रम में मॉस्को में शुक्रवार को एक रूसी जनरल की कार में बम विस्फोट कर उसकी हत्या कर दी गई। ये 4 महीनों में किसी शीर्ष रूसी सैन्य अधिकारी पर इस तरह का दूसरा हमला है। मौके से आईईडी का इस्तेमाल किए जाने के सबूत मिले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन शांति वार्ता का मसौदा तकरीबन तैयार हो चुका है। ऐसे संकेत कीव के मेयर की तरफ से भी आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि शांति के लिए यूक्रेन को कुछ क्षेत्रों को त्यागना पड़ सकता है। हालांकि मेयर ने बयान देने के तुरंत बाद इसका खंडन भी कर दिया। इस बीच ट्रंप ने भी यूक्रेन शांति वार्ता के करीब पहुंचने का संकेत दिया है। वेटिंगटन रवाना होने से ठीक पहले उन्होंने कहा कि अमेरिका और रूस एक अच्छा सौदा करने के करीब हैं, जो युद्ध से बाहर निकालने में दोनों देशों की मदद करेगा। इतना ही नहीं, ये समझौता हर हफ्ते 5000 लोगों की जीवन की रक्षा करेगा। इससे पहले ट्रंप ने शांति समझौते पर निर्णय नहीं होने के लिए रूस और यूक्रेन के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, क्योंकि शुक्रवार को विशेष दूत विटकॉफ से पुतिन की प्रस्तावित मुलाकात से ठीक पहले रूसी सेना ने कीव और खेरसोन पर घातक हमला किया था, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी। इसे राजधानी कीव पर इस साल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। हमले से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न सिर्फ रूसी राष्ट्रपति को खरी खोटी सुना दी, बल्कि ज़ेलेंस्की पर भी शांति वार्ता में खलल पैदा करने का दोष मढ़ दिया, क्योंकि समझौते की मेज पर बैठने से पहले ज़ेलेंस्की बार-बार क्रीमिया का राग अलापना शुरू कर देते हैं। ट्रंप के मुताबिक पुतिन अगर यूक्रेन के बाकी हिस्सों को कब्जे में लेना बंद कर दें तो ये कीव के लिए बहुत बड़ी रियायत होगी। हालांकि यूरोप और यूक्रेन के नेताओं ने ट्रंप के इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि रूस अगर हमला रोकता है तो वो कोई रियायत नहीं बल्कि बुनियादी जरूरत है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस खबर पर। आलोक जी, अगर रूस यूक्रेन युद्ध की हम बात करें तो इसको लेकर के जो शांति वार्ता चल रही है, एक कोशिश हो रही है इस युद्ध को रोकने की, और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है वो इसमें लगी हुई है। कई तरह के बयानात आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब काफ़ी नज़दीक हैं हम समझौते के? देखिए, लगता तो है, क्योंकि अमेरिका ने जो समझौते की जो शर्तें हैं वो काफ़ी हद तक उन्होंने दुनिया को जाहिर कर दी हैं, और ये शर्तें ऐसी हैं जिससे रूस की अधिकांश जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं, और रूस को इन शर्तों को मानने में मेरे ख्याल से कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखना यह है कि यूरोप और ज़ेलेंस्की इसको पूरी तरह से मानते हैं या नहीं, क्योंकि अब हमने देखा कि कीव के मेयर के रूप में यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का भी अब राजनीतिक विरोध होने लगा है। जो कीव के मेयर हैं उन्होंने ज़ेलेंस्की को भी पुतिन जैसे तानाशाही प्रवृत्तियों का दोष चढ़ा है उसके ऊपर। तो हो सकता है कि जो समझौता इन्होंने बोला है उसके काफी हद तक करीब आ जाएं, क्योंकि जैसा समझौता मुझे दिखता है उसमें परमानेंट सीज फायर की बात हो रही है, और जो हिस्से अधिकांश जो हिस्से रूस ने का कब्जा कर लिए हैं उनमें से अधिकांश हिस्से रूस के पास रहेंगे। कुछ इलाके जो हैं यूक्रेन को वापस हो रहे हैं, लेकिन अधिकांश हिस्से जो हैं, चाहे लुहांस्क हो या क्रीमिया हो, या जो उन्होंने हिस्से डोनेट्स और ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन में कैप्चर किया है वो उनको दे दिए गए हैं। सिर्फ खार्किव ओब्लास्ट में जो चीजें उन्होंने कैप्चर की हैं वो यूक्रेन को वापस करेंगे, और उसके अलावा जो न्यूक्लियर प्लांट है
और लेकिन इकोनॉमिकली जो है इससे अमेरिका यूक्रेन और रूस दोनों के साथ डील करने के लिए तैयार है, और रूस के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको हटाने के लिए तैयार है। तो लगता तो है कि ये समझौते के पास है, पर इसमें यूरोप कितना मानेगा ये बात जरूरी है, क्योंकि यूरोप अगर इंस्टिगेट करता रहेगा ज़ेलेंस्की को तो मुझे लगता है कि ये युद्ध विराम आसान नहीं होगा। आलोक जी, पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें तो जिस तरह के बयान आए हैं, सबसे पहला बयान जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से आया था वो ज़ेलेंस्की को लेकर के आया था। ज़ेलेंस्की जब क्रीमिया की बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि ये कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाने वाली बात है। वहीं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी कहा कि आप रुक जाइए, अब हमले मत कीजिए। तो ये अभी भी क्या दिक्कतें आ रही हैं या काफ़ी स्मूथ इसको हम समझ सकते हैं जो पीस प्रोसेस चल रही है? देखिए, जब से राष्ट्रपति ट्रंप सत्तारूढ़ हुए हैं उन्होंने तो पहले कहा था 24 घंटे के अंदर युद्ध विराम हो जाएगा, वो नहीं हुआ। पहले उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ जो तू मैं हुई व्हाइट हाउस में वो सब हमने देखा। उसके बाद उनको लगा कि ज़ेलेंस्की मान गए, जिस तरीके की शांति वार्ता शुरू हुई तो अब रूस युद्ध विराम के लिए नहीं तैयार था। तो पूरी कोशिशें हो रही हैं। इस वक्त जो वैश्विक भू राजनीतिक समीकरण है वो नए बन रहे हैं, पर ऐसी अपेक्षा है कि दोनों ही राष्ट्र यूक्रेन और रूस जो है शांति चाहते हैं, लेकिन दोनों ही एक फिग लीफ की अपेक्षा कर रहे हैं कि जिससे वो अपने आवाम को, अपनी जनता को दिखा सकें कि हम पूरी तरह से नहीं हारे। आलोक जी, इसमें रूसी राष्ट्रपति जो पुतिन हैं उनकी कुछ शिकायतें थी। उनका ये कहना था कि अगर सीज फायर हो जाता है तो उसमें कौन उसको मॉनिटर करेगा, किसने सीज फायर को ब्रेक किया, किसने नहीं किया, ये सब देखने के लिए। तो क्या इसमें भूमिका किसकी होगी? क्योंकि नाटो के लिए तो एक तरह से मना हो चुका है। क्या यूरोप के सैनिक वहाँ पर रहेंगे या दूसरे देशों के सैनिक वहाँ पर जा सकते हैं? कैसे ये सब होगा? देखिए, इस तरीके के लिए युद्ध विराम के लिए हमें ऐसे सैनिकों को वहां नियुक्त करना होगा जिन पे दोनों ही देश भरोसा कर सकें। उसमें भारत भी हो सकता है, चीन भी हो सकता है, या अन्य जो सोवियत संघ के घटक थे उन देशों के भी नागरिक हो सकते हैं, क्योंकि वो एक तो भाषाओं को अधिकांश लोग समझते हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों में ही रूसी भाषा अधिकांश लोग बोल पाते हैं, और वही स्थिति कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के जो पुराने घटक राष्ट्र थे उनकी भी है। तो या तो उनके नागरिक हों। ये जो टेक्निकलिटीज हैं इस पे बातचीत हो सकती है और आसान है। एक बार यूक्रेन और ज़ेलेंस्की तैयार हो जाएं इस युद्ध विराम के लिए, मुझे नहीं लगता कि इसको आगे कोई समस्या होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है, यूक्रेन तबाह हो रहा है और साथ ही साथ रूस के लिए भी काफी नुकसानदायक है, काफी जानो माल का नुकसान हो रहा है। अगर आप देखें जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में हो रही हैं, 2024 में सबसे ज्यादा जानो माल का खतरा इसी में, नुकसान इसी में हुआ है, और वही स्थिति 2025 में भी है। तो इसका समाधान हो जाना एक विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आपको आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने प्रतिबंधों से राहत पाने और दक्षिण पश्चिमी सीरिया पर इजरायल के कब्जे की समस्या का समाधान करने के प्रयास के तहत एक अमेरिकी सांसद से कहा कि सीरिया इजरायल और जॉर्डन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और सही परिस्थितियों के तहत अब्राहम समझौते में शामिल होने के लिए तैयार है। बशर अल असद को अपदस्थ करने के बाद सीरिया की सत्ता संभालने वाले विद्रोही नेता अहमद अल-शरा उल जुलानी लगातार पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सुधार रहे हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने भी सीरिया से कई प्रतिबंध हटा दिए हैं। शरा की कूटनीति इन दिनों सुर्खियों में है। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल का सैन्य अभियान जारी है। उत्तरी गाजा में कई ठिकानों पर इजरायली बलों ने हमला किया है। इस सबके बीच फिलिस्तीनी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने हमास से जंग खत्म करने की अपील की है। वहीं अब्बास की उम्र को देखते हुए फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO ने एक उपराष्ट्रपति पद के सृजन की भी घोषणा की। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ शनिवार को ओमान में होने वाली बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम्स मैगजीन के साथ एक साक्षात्कार में कहा, अगर ईरान के साथ परमाणु संधि वार्ता विफल हो जाती है तो अमेरिका ईरान पर सैन्य हमला करने में इजरायल का साथ देगा। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे को कूटनीति के माध्यम से हल किया जा सकता है। टाइम्स मैगजीन को ही दिए साक्षात्कार में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि चीन के साथ ट्रेड वॉर के मसले पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनसे बात की है। इस सबके बीच चीन ने कुछ अमेरिकी आयातों को अपने 125% टैरिफ से छूट दे दी है और अपनी कंपनियों से उन महत्वपूर्ण वस्तुओं की पहचान करने को कहा है जिन पर उन्हें टैरिफ नहीं लगाना है। अमेरिकी सेना ने कहा कि यमन की राजधानी सना में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के पास रविवार को हुआ विस्फोट हौती मिसाइल की वजह से हुआ था, न कि अमेरिकी हवाई हमले की वजह से। वहीं हौती द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सना के इस इलाके में अमेरिकी हमले में 1 दर्जन लोग मारे गए। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी जमफारा राज्य में एक सोने की खदान वाले गांव में बंदूकधारियों ने हमला कर कम से कम 20 लोगों की हत्या कर दी है। स्थानीय निवासियों और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये जानकारी दी है। हमले के संभावित मकसद के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी